हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एंड दैनिक भास्कर 11 जनवरी। तो बने रहिए वीडियो के साथ मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये बात की जा रही है, पेज नंबर पर न्यूज़ आई है कि कैंसर से मुक्ति का रास्ता भी खुल पाएगा। ये जो कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप की जा रही है, तो यहाँ पर इसके लिए भी बात की गई है कि कैंसर के लिए भी कारगर हो सकती है ये जो इस प्रकार की वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है, यहाँ पे वैक्सीन एक्चुअली RNA आधारित भी होती हैं, कुछ DNA आधारित भी होती हैं। तो यहाँ पे 3 वैक्सीन की बात की गई है जो कि RNA आधारित हैं। तो RNA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड है, RNA बोलते हैं। तो इसके आधार पर जो वैक्सीन बनाई गई हैं, इनके नाम है कोवैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन है और मॉडर्ना वैक्सीन। तो 3 वैक्सीन है, इनके आधार पर बनाई गई हैं RNA के आधार पर। इसके अलावा कुछ वैक्सीन DNA के आधार पर भी बनाई जाती हैं, कोरोना के लिए भी बनाई जा रही है DNA के आधार पर। लेकिन ये वैक्सीन RNA के आधार पर बनाई जा रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन कैंसर के लिए भी कारगर साबित हो सकती हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा क्या इनके रिजल्ट्स रहते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अब आप मेरे को DNA का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, DNA का पूरा नाम क्या है। ये न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के संबंध में न्यूज़ है। तो पंडित झंवरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान की बात यहाँ पर की जा रही है। आज पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो नाम याद रखिएगा, मूर्धन्य साहित्यकार व पत्रकार हैं पंडित झंवरमल शर्मा। कौन है? मूर्धन्य साहित्यकार व पत्रकार पंडित झंवरमल शर्मा हैं। इनकी स्मृति में 1992 से प्रतिवर्ष एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है। किनकी स्मृति में? पंडित झंवरमल शर्मा की स्मृति में एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है हर वर्ष। कब से हो रहा है? 1992 से। अब यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये पुरस्कार। तो कहानी में पहला पुरस्कार दिया गया है सीकर के, नाम याद रखिएगा, सीकर के संदीप मील को। तो संदीप और सीकर का आप ऐसे कुछ मेल जोल कर लीजिएगा, सा से संदीप, सा से सीकर। तो सीकर के रहने वाले हैं संदीप मील, इनको दिया गया है। इनकी कृति है जानना अभी बाकी है, ये नाम याद रखिएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। कहानी में पुरस्कार किसको दिया गया है? सीकर के संदीप मील को। और कृति का नाम है इनकी जानना अभी बाकी है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा है यहाँ पे कविता में पहला पुरस्कार दिया गया है कोटा के रामनारायण मीणा साहब को। तो कोटा के रामनारायण मीणा साहब हैं, इनको हलधर भी बोला जाता है, हलधर इनके लिए कोट किया जाता है रामनारायण मीणा के लिए। तो ये हैं कोटा के रहने वाले हैं रामनारायण मीणा। इनको दिया गया, इनकी कृति है स्त्रियां और रंग के लिए। कृति का नाम है क्या है? स्त्रियां और रंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। कविता में पहला पुरस्कार दिया गया है रामनारायण मीणा साहब को, जो कि कोटा के रहने वाले हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहले आप देख सकते हैं पिछले एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं, तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है कि भारत के अंदर गणतंत्र दिवस पर पहले ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन साहब आने वाले थे, लेकिन वहाँ पे जब से नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन के अंदर, यानी कि UK के अंदर, तब से वहाँ पे हलचलें तेज हो गई हैं और उनका अभी कैंसिल हो गया है भारत आने का जो प्रोग्राम था गणतंत्र दिवस पे। तो यहाँ पे बात की जा रही है, एक राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के। सूरीनाम एक देश है साउथ अमेरिका का। तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद, इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, आपने देखा हो कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि कहीं से कोई कंट्री उठा के पूछ लिया, जैसे सूरीनाम है, आपने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा ज़्यादा कभी, सूरीनाम क्या कंट्री है, कहाँ पे है। तो ऐसे अचानक प्रश्न क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट में चर्चा में होते हैं, इसीलिए प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। और इसीलिए आज के समय में करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि रेलेवेंट प्रश्न वहाँ से बना करके पूछे जाते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी हम बात करें तो ज्योग्राफी में भी मतलब कि करंट अफेयर के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सूरीनाम जो कंट्री है वो ज्योग्राफी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ पर स्थित है, लेकिन आपने सूरीनाम के बारे में इतना कभी पढ़ा ही नहीं है। पर क्यों पूछा गया है? क्योंकि करंट में चर्चा में है सूरीनाम के बारे में, तो वहाँ पे करंट से जोड़कर ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, कभी भी इस प्रकार के मुद्दे चल रहे होते हैं तो आप उनसे अवेयर रहिए आप उनसे, क्यों उन्हीं के आधार पर प्रश्न आजकल बनाए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो इसीलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, राजस्थान का हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अब सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं जो कि भारत में मेहमान हो सकते हैं गणतंत्र दिवस पर, ऐसी बात निकल के आ रही है विदेश मंत्रालय से।
तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। अगर ये आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका नाम, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। राजधानी कहाँ, सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? परमारीबो। राजधानी का नाम इंपॉर्टेंट है, परमारीबो इसका नाम है सूरीनाम की राजधानी का। और कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं, तो नाम याद रखिए, गुआना, फ्रेंच गुआना और ब्राज़ील। ब्राज़ील तो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको इसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है। तो इस वाली साइड में आप देख सकते हैं ये है सूरीनाम देश, गुआना इधर, फ्रेंच गुआना इधर और ब्राज़ील इसके साउथ में हो जाता है। अब यहाँ से आएंगे ये भारत के अंदर, दिल्ली आएंगे गणतंत्र दिवस पे ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कुछ देख सकते हैं आप कितनी दूरी तय करके आएंगे यहाँ पे, ये इसका लोकेशन है, आप याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है सूरीनाम। पूछा जा सकता है कुछ भी फैक्ट, अटलांटिक ओशन के बारे में पूछा सकता है, बॉर्डर कौन शेयर करता है, राष्ट्रपति का नाम, कैपिटल का नाम। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये बात की जा रही है बाजरा के संबंध में। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे, बाजरा के संबंध में न्यूज़ है ये। बाजरा आप जानते हैं राजस्थान नंबर 1 है बाजरा उत्पादन में भारत के अंदर। तो जोधपुर में बाजरा को लेकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना था। यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों खोला जाता है किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है राजस्थान की बाजरा को लेकर के, तो इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना था जोधपुर के अंदर। परंतु कोविड-19 के कारण ये डिले हो गया और अभी तक नहीं खुल पाया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे ये है इसके अंदर कि 2018 में बाजरा को राष्ट्रीय अनाज घोषित किया गया था। तो बड़ी बात हो जाती है, किसी भी उत्पाद को जब राष्ट्रीय अनाज घोषित कर दिया गया है, मतलब जो फसली उत्पाद जो है उसको राष्ट्रीय अनाज घोषित कर दिया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस उसकी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो 2018 में बाजरा को राष्ट्रीय अनाज घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि बाजरा एक राष्ट्रीय अनाज है, 2018 में से घोषित किया गया था और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में बनाया जाना तय था, लेकिन अभी ये डिले हो गया है। ये बात की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है इलेक्ट्रिक व्हीकल। कारण पर्यावरण प्रदूषण, आपको पता है कि कार्बन का जो एमिशन है हमको जीरो पे लेके जाना है। कार्बन का एमिशन पूरे दुनिया के देश इसके पीछे लगे हुए हैं। तो नॉर्वे का यहाँ पे नज़ीर पेश की जा रही है भारत के लिए। नॉर्वे ने किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की हैं। तो भारत में भी कुछ लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक तकरीबन 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। कब तक? 2030 तक, और 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है ताकि कार्बन एमिशन में कमी हो सके, हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, मतलब कम प्रदूषित हो इससे। तो ये सब चीज़ें हैं भारत के लिए। तो नॉर्वे की जो नीतियाँ हैं, नॉर्वे आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्री है, बहुत ही शानदार कंट्री है नॉर्वे। तो उसकी नीतियाँ भारत के लिए मददगार, बेहद ही मतलब एक गाइडलाइन की तरह हो सकती हैं भारत के लिए। तो वहाँ पे कैसे इसको किया गया है, तो वहाँ पे लोगों को कर की सब्सिडी दी गई है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपको यूज़ करना है जैसे, तो सरकार आपसे बोल रही है कि आप इस वाहन को यूज़ कीजिए, तो क्यों कोई यूज़ करेगा ऐसे। तो यहाँ पे फैसिलिटी उन्होंने दी है कि कर में सब्सिडी दे दी है, पार्किंग फ्री होगी आपकी, टोल फ्री हो जाएगा, चार्जिंग स्टेशन व इसके अलावा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। तो मतलब पर्सन को लगता है कि हाँ, हमको ये परचेज करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इस प्रकार की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं। आपको मोटिवेट किया जा रहा है खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको खरीदने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। इस प्रकार के आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सब कारगर हो सकती हैं भारत में भी। भारत में अगर इस प्रकार की हम पॉलिसी लेकर के आते हैं तो अच्छी हो सकती हैं। भारत के बजट में आप देखेंगे 2019-20 का बजट, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के पॉलिसी लेके आए थे। कुछ एक बजट का प्रावधान था, टैक्स में छूट की बात की गई थी, लेकिन और भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो कि भारत में भी करनी चाहिए। यहाँ पे बात की गई है BEV, एक टर्म बात की गई है BEV, इसको बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये एक बड़ा मार्केट बनने वाला है आने वाले समय में, BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जहाँ पे कि सारे के सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगे जो कि बैटरी से चलेंगे। इसके अलावा एक होता है हाइब्रिड व्हीकल। तो हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी, मतलब कि इसमें बैटरी भी लगी होती हैं प्लस उसमें इंजन लगा होता है, जैसे कि डीजल या पेट्रोल इंजन। तो दोनों ही काम करते हैं हाइब्रिड व्हीकल के अंदर। जैसे कि आपको कहीं आपकी गाड़ी को कहीं हाइट पे लेके जाना है जहाँ पे कि ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे अपना
जो डीजल या पेट्रोल का इंजन है उसको यूज़ कीजिए। जब आप फ्लैट रोड पर जा रहे हैं, नॉर्मली आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं व्हीकल को अपने, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कीजिए। तो इसको बोला गया है हाइब्रिड व्हीकल, यानी कि वो दोनों प्रकार के काम करेगा, ऐसा व्हीकल होगा हाइब्रिड व्हीकल। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जिससे आप इससे क्या होगा कि फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा आपका व्हीकल, क्योंकि नॉर्मली आप चला रहे हैं अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिक मोड पे यानी कि बैटरी मोड पे, और जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो रही है तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल या पेट्रोल का, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर गाड़ी के अंदर, उसका आप यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा ऑप्शन है। इस प्रकार की चीज़ें अगर लेकर के आते हैं तो हाइब्रिड व्हीकल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है हाइब्रिड व्हीकल। अब बात की जा रही है कर्नाटक की। तो वोकल फॉर लोकल निकल करके आया था ये कोविड-19 के दौर में। आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चाएं रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में कहा था, अपील की थी लोगों से। तो कर्नाटक में देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनने जा रहा है। यहाँ पे 5,000 करोड़ का निवेश होगा। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ बनने जा रहा है। तो कर्नाटक में है कोप्पल जिला में भानपुर गांव को लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो कर्नाटक के कोप्पल जिला में भानपुर गांव में ये बनाया जा रहा है। ये किया इसलिए गया था क्योंकि चीन से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई थी, और खिलौनों का जो मार्केट है भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। हम बहुत अधिक मात्रा में खिलौनों का आयात करते हैं चीन देश से। तो उसके लिए एक ऑप्शन रखने के लिए, मतलब कि हम भारत में ही क्यों ना ऐसा मार्केट डेवलप कर दें, अपने यहाँ पे इसका उत्पादन शुरू कर दें। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया था कोविड-19 के दौर में ही कि अब कर्नाटक में ऐसा पहला खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है कोप्पल भानपुर के अंदर। तो ये अच्छी बात होगी। इसके अलावा और भी बनाए जाएंगे, लेकिन पहला भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट कर लीजिएगा। ये बात की जा रही है देश का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि एक्सचेंज जो रिजर्व हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, उसकी बात बताई गई है कि ये 585 अरब डॉलर हो गया है। तो ये मतलब अच्छा है, बढ़ रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है, भारत के लिए खुशी की बात है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ये जो फ्रांसीसी लोग थे उनके कंट्रोल में था पुडुचेरी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी कॉलोनी आपको देखने को मिल जाएंगी वर्तमान में भी, मतलब एक कल्चर देखने को मिल जाएगा फ्रांस जैसा पुडुचेरी के अंदर। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं सीएम और जो वहाँ पे उपराज्यपाल हैं उनके बीच बड़ी ही तनातनी चलती रहती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में चलती है। तो राज्यपाल होते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर स्टेट्स जो होती हैं, प्रॉपर राज्य जो होते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिल जाता है, वहाँ पे राज्यपाल बैठते हैं। और उपराज्यपाल यहाँ पे हैं जो कि यूटी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। उसी प्रकार से किरण बेदी जी यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, कहाँ पे, पुडुचेरी के अंदर। और मुख्यमंत्री का नाम है वी नारायणसामी। तो अभी आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर कि आप बताइए कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अब आपको पता नहीं लगेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछ लिया है। कारण उसका यही है कि ये करंट में चर्चा में है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़पेपर में आती रहती है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको 28 स्टेट्स हैं तो सारी की सारी आप स्टेट्स याद कर रहे हैं, ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस आप करंट अफेयर पे देखते जाइए, फोकस करते जाइए, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या घटनाक्रम है। जैसे कि राज्यपाल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, कई बार इश्यूज निकल के आते हैं उनके सीएम के साथ में। तो इस प्रकार के स्टेट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको टेंडेंसी समझनी है प्रश्न की कहाँ से पूछे जाते हैं। यदि आप 28 स्टेट्स के पीएम, सीएम और राज्यपाल के नाम याद करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और अननेसेसरी आपको ज़रूरत भी नहीं करने की। आप बस करंट अफेयर्स देखते चलिए कि क्या सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में, और आप न्यूज़ देखते जाइए। डेली आप यदि देखेंगे तो आपको इकट्ठा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको चीज़ें बड़े आराम से याद होती जाएंगी यदि आप डेली अपडेट रहेंगे इन चीज़ों से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात आ गई है 11 लाख युवाओं का इंतजार खत्म, रीट की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 जनवरी की बात की गई थी, तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। रीट के जो अभ्यर्थी हैं तो वो अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। यहाँ पर अंतिम तिथि बताई गई है 8 फरवरी रहेगी, तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, आपको आज ही अपना आवेदन कर देना है। यदि आज नहीं तो कम से कम कल आप अपना आवेदन कर दीजिए, जिससे कि बाद में लेट लतीफ़ी ना हो, क्योंकि अंतिम समय में बड़े इश्यूज आते हैं। कई बार उनके जो सर्वर हैं वो डाउन हो जाते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसको लेकर के आप
ज़रूर सतर्क रहिएगा, अपना फॉर्म टाइमली फिल कर दीजिएगा। और हाँ, कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि वीडियो में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्रकार के डिस्कशन कहीं चल रहे हैं कि राजस्थान पत्रिका और भास्कर को कंबाइन करके जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जा रही हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। कम से कम आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक व्यूअर 5-5 लोगों तक शेयर करे वीडियो को, तो बहुत आपकी मतलब कृपा होगी लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर भी, तो ऐसा आप ज़रूर करें। ये एक न्यूज़ है, ये अभी देख सकते हैं आप कि मकर संक्रांति को जयपुर में पतंग उड़ाई जानी है और अब ये सिलसिला चालू हो गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दुर्घटना सामने आई है कि सांस की नली को चीर गया मांझा। मतलब कि इस प्रकार के मांझे का इस्तेमाल हो रहा है, चाइनीज़ मांझा बड़ा ही पॉपुलर है इन दिनों, तो ये मांझा उड़ाया जा रहा है और आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके साथ पक्षियों के साथ भी आप खिलवाड़ करते हैं, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। तो अगर आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पतंग उड़ाएं, फिर मतलब आप पतंग मत उड़ाइए मैं तो कहूँगा, या फिर आप इस प्रकार के मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि दूसरों को चोट पहुँचाए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शौक या आपकी कोई भी पसंद की कोई चीज़ आप एक्टिविटी करते हो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा कार्य बिल्कुल मत कीजिए। तो ये यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मतलब दुर्घटना हुई है इनके साथ में, हादसा कितना बड़ा हुआ है। ये कुछ यहाँ पे सजेशन भी दिए गए हैं कि यदि आप बाइक वगैरह चला रहे हैं तो किस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ एंगल जैसा लगा सकते हैं ताकि जब भी कोई मांझा आए तो आपको कहीं नुकसान ना पहुँचा पाए वो, क्योंकि ये बताया गया कि सड़कों पर मांझे आ रहे हैं जो पतंग कट जाती है उसके बाद, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है लोगों को इसकी वजह से। तो ये सब चर्चा के विषय हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर संभल के रहिएगा और अपने जो लोग हैं उनको भी आप सजेशन दे सकते हैं जिनको आप जानते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।